आईजी महोदय, सभी मंचासीन समाज सेवी नेतागण और मेरे भाई, आपके आगमन से देखो अपनों को बूस्टिंग मिलती है। और जो कार्य भाई कर रहा है यहाँ, वो कोई छोटा कार्य नहीं है। आजकल इस एजुकेशन है, लेकिन ये लड़ाई ऋषिकेश हरिद्वार में नहीं हो सकती, वहां समतल क्षेत्र नहीं है। तो और कौन सा धर्म क्षेत्र है जहां पर इतना समतल जमी है? इसलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र को चुना और इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा। इसलिए हम सबको जानना भी चाहिए और गर्व करना चाहिए कि ऐसा पवित्र जगह है कुरुक्षेत्र, जहाँ जो कि इस प्रदेश में है। तिवारी साहब ने जो गीता की बात की और अधिकांश लोग यहाँ पर गीता को मानने वाले हैं। एक दो चीज मैं ये कहूंगा गीता महात्म्य के बारे में। गीता धर्म विशेष से हटकर अगर गीता को देखा जाए तो दुनिया में तमाम धर्म के लोगों ने, करीब करीब सभी धर्मों के लोगों ने गीता को एक महान ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। तो गीता में केवल अध्यात्म नहीं है, गीता में सांसारिक जीवन कैसे सुखी रूप से जिया जाए, एक व्यक्ति के रूप में आप कैसे सफल हो, एक परिवार के रूप में, परिवार के मुखिया के रूप में कैसे सफल हो, एक प्रबंधक के रूप में कैसे सफल हो, एक शासक और प्रशासक के रूप में कैसे सफल हो, राजनेता के रूप में कैसे सफल हो, एक चिंतक के रूप में कैसे सफल हो, एक युग दृष्टा के रूप में कैसे सफल हो, एक युग स्रष्टा के रूप में कैसे सफल हो, तमाम बातें कही गई है। इसलिए गीता महात्म्य के बारे में कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ने शास्त्र विचारे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखार बिंदु विनिष्ठता। गीता इतना महान ग्रंथ है जिसको जानने के बाद किसी और चीज को जानना शेष नहीं रह जाता, जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं पद्मनाभन भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकली हुई गीता है। इसलिए गीता को अगर आपने जान लिया, गीता को समझ लिया, तो अन्य कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ऐसी हमारी गीता है। आगे ये भी कहा गया है। तो हम आ चुके हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद में हम जेपी सिंह साहब के साथ हैं, जो आईजी शिमला हैं। आईजी शिमला साहब से कुछ बात करेंगे, जो इन्होंने अभी बात पूर्वांचल के लिए प्रोग्राम में आए हुए हैं, लेकिन इन्होंने पूर्वांचल के बारे में जो बताया, लेकिन पूर्वांचल से ज्यादा फरीदाबाद और के बारे में बताया इन्होंने कि फरीदाबाद के लोग कितने अच्छे हैं, कितना इनका मान सम्मान क्या है। तो मैं सबसे पहले सवाल करूंगा आपसे कि आप इससे पहले मिलिट्री में भी थे। यस, आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा कि मैं जब ग्रेजुएशन का छात्र था उसी समय कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन दिया मैं, और उसमें मेरा प्रथम प्रयास में ही चयन हो गया था। और वो सिलेक्शन और मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट 1 महीने के अंतराल के भीतर ही आया। तो मैं परीक्षा में अपियर हो गया था अपियरिंग कैंडिडेट के रूप में, और 19.5-20 साल में ही मेरा चयन हो गया था मिलिट्री में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए। आपने मिलिट्री में रहकर के लिए देश के लिए ऐसा क्या काम किया था जो देश के लिए यादगार हो और जनता के लिए यादगार हो? देखिए, जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो मेरा पहला पोस्टिंग हुआ जिस बटालियन में, उसका लोकेशन था गुरदासपुर में, एक टिवरी कैंटोनमेंट है। 88 की बात है, मार्च 88 की बात है। उस समय पंजाब आतंकवाद से पूरी तरह से ग्रसित था और आतंकवाद के खिलाफ बहुत जोर शोर से लड़ाई चल रही थी। मेरी वहीं पे ज्वाइनिंग हुई और अगले 3.5 साल तक मैं गुरदासपुर में ही पोस्टेड था। अमूमन फौज एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन आखिर के 6-8 महीनों में एड टू सिविल अथॉरिटी में हमारी बटालियन को रोल दिया गया था। और इस दौरान हम लोग पंजाब जो गुरदासपुर से और पाकिस्तान के बीच में रावी नदी के किनारे का जो एरिया था, डेरा बाबा नानक वाला सब एरिया था, बटाला, इस एरिया में हम लोग डिप्लॉयड थे और एड टू सिविल अथॉरिटी में हम लोग काम किए। 5-6 महीना में उस क्षेत्र में गांव-गांव घूमकर, और हमारी जो पलटन थी, हम लोग का ग्रुप बना हुआ था, और जहां भी सूचना मिलती थी आतंकवादियों की, तो हम लोग टेररिस्ट को पकड़ने का काम करते थे। अब मिलिट्री के बाद में जो आपने आईपीएस, एक देश की एक बहुत प्रथम पोस्ट होती है आईपीएस की, और उस टाइम पर आप आईजी हैं, शिमला में आप आईजी हैं, तो शिमला में कोई ऐसा कार्य हो जनता को अमन न्यूज के माध्यम से बता दें जो आपने अच्छा कार्य क्या हो?
देखिए, मैं जो पंजाब में मेरी पोस्टिंग है, उसके बाद मेरी मेरी ट्रांसफर कारगिल में हुई। कारगिल 9000 की ऊंचाई पे है, लेकिन हमारी जिस पोस्ट पे पोस्टिंग हुई वो 19,500 फीट की ऊंचाई पे था। और सितंबर अक्टूबर में हम लोग ऊपर गए, फिर करीब 6 महीना वहां रहे। एवरेज 10 फीट रोज बर्फ गिरता था वहां। माइनस टेम्परेचर था, -20 से लेकर -40 तक वहां टेम्परेचर विंटर में चला गया था। सारा खाद्यान्न जो है एडवांस विंटर स्टॉकिंग हुआ होता था, ऊपर से कोई नीचे नहीं आ सकता था। तो बहुत ही कठिन क्लाइमेटिक कंडीशन थी जहाँ हम लोगों को वहाँ रहना पड़ा था। तो वो 6 महीना हम ऐसी जगह पे रहे थे जहाँ पर -20 से तो ऊपर टेम्परेचर आया ही नहीं, -20 से -40 तक रहा थ्रू आउट। और उसके बाद फिर हमारा जो यूनिट है पुंछ राजौरी में चला गया, तो वहाँ भी इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होता था पाकिस्तान की तरफ से, तो वहाँ उस रूप में हमारा डिप्लॉयमेंट रहा। तो ऑलमोस्ट थ्रू आउट जो हमारा आर्मी सर्विस था वो इसी तरह की एक तरह से लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जोन में हमारी पोस्टिंग थी। और हम लोग अपना अभी आपने एक बात कही थी प्रो मंच पर कि लोकल, ग्लोबल, नेशनल, इसके बारे में मेरे हम समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा समझा। देखिए, ऐसा है ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन है लोकल से ग्लोबल सोच रखनी चाहिए। देखिए, हम जहाँ के हैं वहाँ के लिए लोकल भी हैं। ये पूरा देश है तो हम लोगों ने अपने देश के बारे में भी सोचना है। हम केवल अगर लोकल सोचेंगे तो फिर देश में, इतने बड़े देश में एकता कैसे कायम होगी। इसलिए हमें नेशनल भी सोचना है। और ये पूरी दुनिया में अगर सुख शांति समृद्धि नहीं होगी तो फिर हम भी सुख शांति और चैन से नहीं रह सकते। इसलिए हमें ग्लोबल भी सोचना है। तो हम लोकल लेवल पर भी समृद्धि हो, राष्ट्रीय स्तर पर भी एकता, सुख शांति समृद्धि हो, और हम विश्व स्तर पर भी सुख शांति समृद्धि की बात करें, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश में भी अगर शांति समृद्धि होगी तभी हमारे यहाँ भी शांति समृद्धि होगी। तो इसलिए हम लोग तो कल्पना करते हैं कि पृथ्वी पर भी शांति हो, अंतरिक्ष में भी शांति हो, ग्रहों पे भी शांति हो। हम लोग 9 ग्रह शांति की बात करते हैं, इसलिए सर्वग्रह शांति, श्यामा शांति की बात करते हैं। तो तारों सितारों में भी शांति हो, सभी ग्रहों में, नक्षत्रों में शांति हो। तो इसलिए ये जो हमारा हमारा जो विजन है कि आप भले लोकल हो, आप नेशनल भी सोचो और ग्लोबल भी सोचो, मानव मात्र के कल्याण की सोचो, सभी जीवों के कल्याण की सोचिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारी सोच है। अभी आप गीता का भी ज्ञान दे रहे थे, जैसे मुस्लिमों को मदरसों से कुरान का ज्ञान मिलता है, पढ़ाया जाता है, पाठ कुरान पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, क्या आपने किसी मंदिर या पाठशाला में गीता का ज्ञान लिया है या खाली गीता पढ़ी? नहीं, गीता तो देखिए, संस्कृत मेरा सब्जेक्ट रहा है। मैं छात्र के रूप में बचपन से घर परिवार में रामचरितमानस और रामायण का पाठ तो होते रहा है, वहां तो हम लोग घर में ही सीखे हैं। लेकिन छात्र जीवन के रूप में संस्कृत मैंने सब्जेक्ट रखा और हम ग्रेजुएशन तक संस्कृत पढ़े हैं। संस्कृत में भगवत गीता और अनेक उपनिषद ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट स्तर पर पढ़ाए जाते हैं, इसलिए मुझे वहां से वो ज्ञान प्राप्त हुआ। मंच पे आकर के आपको कैसा महसूस? मंच पर आके बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि कोई भी मंच जब आप आते हैं तो मंच के सामने सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे होते हैं, तो आपको एक ऐसा अवसर मिलता है कि अपनी बातों को लोगों से बोल सकते हैं और एक साथ अनेक लोग उसको सुनेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, अच्छा लगेगा तो अमल करेंगे। स्वागत करते हुए आपको कैसे महसूस हुआ? ऐसा कुछ खास नहीं, बट ऐसा है ना कि देखिए, आदमी देश विदेश चला जाए, बहुत दूर चला जाए, मान लीजिए कि यही माला और यही शॉल मुझे ऑस्ट्रेलिया में पहनाया गया होता तो उतना अच्छा नहीं लगता। अगर आपको ऐसा है, हमारे बिहार में एक कहावत है, पूर्वांचल में भी सब लोग कहेंगे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में अगर माला पहनाया गया होता तो उतना आनंद नहीं आता। अपनों के बीच में जब सम्मान होता है, अपनापन होता है, तो और अगर आपको एक पत्रकार इंटरव्यू लेते समय सम्मानित करे माला से, तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल अच्छा महसूस होगा। मैं आपको सम्मानित सबके सामने
बहुत धन्यवाद। और मैं तो हर पत्रकार को समझता हूँ कि आप समाज के न केवल सजग प्रहरी हैं, बल्कि समाज के अन्य लोग भी जो प्रहरी हैं, जिन पर समाज को चलाने का दायित्व है, उनको भी आईना दिखाने का आप लोग काम करते हैं। तो आपकी जिम्मेवारी भी सबसे बड़ी है और आप आदरणीय भी सबसे बड़े हैं। एक पूर्वांचल के लिए, देश के लिए और नए साल का एक संदेश एक अच्छा सा रमन न्यूज के माध्यम से आप दे दें प्लीज। पूर्वांचल के बारे में मैं ये कहूंगा कि पूर्वांचल के लोग इतने मेधावी हैं, इतने परिश्रमी हैं, इतने उद्यमी हैं कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद पूर्वांचल के लोग जहां जहां गए बहुत अपने मेहनत से महान काम करते आए हैं। लेकिन कई कारणों से, किंचित कारणों से पूर्वांचल इस देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सका है। जो देश के नीति निर्धारक हैं, जो नीति निर्माता हैं, जो देश की बात सोचते हैं, जिन पर देश के बारे में सोचने की जिम्मेवारी है, उनको सोचना चाहिए कि पूर्वांचल का विकास कैसे किया जाए। बिकॉज अगर पूर्वांचल का विकास नहीं हुआ तो भारत विकसित नहीं हो सकता। एक संदेश, नए साल का संदेश है कमल न्यूज के माध्यम से आप जनता को और देश को दें। नए साल के बारे में मैं ये कहूंगा कि तमाम चुनौतियों और कठिनाइयों के बीच जब विश्व ये वित्तीय संकट से गुजर रहा है, तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था इतनी स्थिर है कि हमारे पे कम से कम उसका असर पड़ा है। और इसका वजह यह है कि अनेक बड़े बड़े देशों के बनिस्पत हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्यमी इतने हैं जो कैपिटल की तुलना में अपने बाहुबल पर और अपने मेहनत से, ह्यूमन रिसोर्सेज के माध्यम से काम करते हैं और चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हमारे पर असर कम पड़ा है। मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि नीति निर्माता ऐसी नीतियां बनाएं कि वाई चाइना, जब पॉपुलेशन हमारा चाइना को पार करने वाला है तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड क्यों नहीं बने। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जेपी सिंह जो शिमला के आईजी साहब हैं, और इन्होंने के बातों ही बातों में इतने बड़ा संदेश दे दिया कि गवर्नमेंट, भारत और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि पूर्वांचल आखिर इतना होनहार होने के बावजूद भी पीछे क्यों हो, वहाँ विकास की दरें पीछे क्यों हो, वहाँ की जनता, वहाँ के नौजवान को कारोबार और रोजगार क्यों नहीं है। ये सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अब ये दर्द दिल से निकलकर जुबान तक आ चुका है। मैं इसी के साथ एम ए बर्नी, फरीदाबाद से, अमन न्यूज।